अब हम अगली बात करते हैं कि सी प्रोग्रामिंग के कितने कीवर्ड्स हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये इंटरनेट से सर्च किया था, तो इंटरनेट हमें बताया था भाई सिर्फ 32 जो है ना कीवर्ड्स ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो फर्स्ट टर्म जो है ना दैट इज़ आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसके अंदर हम ये सब कवर करने जा रहे हैं जो मैंने आपको बताया। सेकेंड टर्म के अंदर क्या होगा, इवन इसको अगर आप देखना चाहें तो दिस इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग कि हम फर्स्ट टर्म के अंदर क्या क्या हमारा प्लान था करने का। दैट वाज कि हम एक्चुअल में फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और सॉकेट प्रोग्रामिंग सीखेंगे। प्रोग्रामिंग मैंने आपको पहले भी बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस कोडिंग, दोनों चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस कोडिंग। नेक्स्ट 6 मंथ का ये हमारा प्लान था। इट वॉज नॉट काइंड ऑफ कि आपको यहीं ठहरा देना था हमने। वी वॉन्टेड कि हमारे पास वो बंदा है जो सीखना चाहता हो, क्वालिटी सीखना चाहता हो, एक्सेल करना है जिसने। तो पहले 6 माह के अंदर प्रोग्रामिंग सीखे, आर्ट सीख ले कि भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाए कि प्लेटफॉर्म लेवल की डेवलपमेंट, जिसको मैं कहता हूँ कि ये 4 प्लेटफॉर्म्स हैं इस वक्त दुनिया के अंदर, जिस इसके अंदर तकरीबन 6 माह के हमने 4 टर्म्स बनाई। ठीक हो गया। अभी जब हम इसको 4 टर्म्स करने जा रहे हैं तो फर्स्ट टर्म जो है ना दैट इज़ आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसके अंदर हम ये सब कवर करने जा रहे हैं जो मैंने आपको बताया। सेकेंड टर्म के अंदर क्या होगा, इवन इसको अगर आप देखना चाहें तो दिस इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग कि हम फर्स्ट टर्म के अंदर क्या क्या हमारा प्लान था करने का। दैट वाज कि हम एक्चुअल में फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और सॉकेट प्रोग्रामिंग सीखेंगे। प्रोग्रामिंग मैंने आपको पहले भी बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस कोडिंग, दोनों चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस कोडिंग। तो ये था प्रोग्रामिंग। तो हम प्रोग्रामिंग करेंगे उन प्रॉब्लम्स की जिनका सोल्यूशन या तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग की मेथडोलॉजी से हो जाए, या सॉकेट प्रोग्रामिंग से हो जाए, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हो जाए। फिर जब हम कोड करने लगेंगे तो हम एक लैंग्वेज के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, हम 5 के ऊपर मूव ऑन कर जाएंगे, ताकि ये डर और खौफ ख़त्म हो जाए हमारे अंदर से कि भाई ये क्या अज़ाब है, पता नहीं क्या हो गया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, बाकियों से डर रहे हैं, खौफ है। मतलब इट शुड नॉट बी लाइक दैट। मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ एक मीन है आपका इंस्ट्रक्शन लिखने का। वो कंपाइलर जो बात समझता है वो आप उसके मुताबिक उसको उसके रिक्वायर्ड कीवर्ड्स में बता दें, बस ये एक मीन है, ये एक टूल है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ओनली दैट, इट्स नॉट मोर देन दैट। तो लिहाजा ये 5 तो हमने यहाँ लिखी हैं इन 60 लेक्चर्स के बाद। अगर आप वाकई इनको सही से लेंगे तो आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे तो कि आप इन 6 माह के बाद कहेंगे मुझे 15 से 18 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हर बंदे को आती हैं, एंड इट वुड बी अ काइंड ऑफ फन एक्टिविटी फॉर यू ऑल। और ये कोई मुश्किल नहीं है, मतलब अगर मुझे आ सकते हैं तो आप लोग क्या चीज़ हैं, आप तो मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। ऑब्वियसली डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट 6 मंथ का ये हमारा प्लान था। इट वॉज नॉट काइंड ऑफ कि आपको यहीं ठहरा देना था हमने। वी वॉन्टेड कि हमारे पास वो बंदा है जो सीखना चाहता हो, क्वालिटी सीखना चाहता हो, एक्सेल करना है जिसने। तो पहले 6 माह के अंदर प्रोग्रामिंग सीखे, आर्ट सीख ले कि भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाए कि प्लेटफॉर्म लेवल की डेवलपमेंट, जिसको मैं कहता हूँ कि ये 4 प्लेटफॉर्म्स हैं इस वक्त दुनिया के अंदर जिस पे डेवलपमेंट हो रही है। पहला है वेब, जिससे हर कोई तकरीबन आशना होता है जब भी आप CSIT की डिग्री करने आते हैं। दूसरा है मोबाइल, क्योंकि आप मोबाइल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तीसरा और चौथा जो इसमें बहुत कम लोग काम करते हैं, दैट इज़ डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड लो लेवल या एम्बेडेड सिस्टम की डेवलपमेंट। तो आई वांटेड कि ये सब हम करें, और ये 6 माह के अंदर आप इनका डिटेल्ड इंट्रो ले सकते हैं। फिर इंसान ये डिसाइड करता है कि अगर मैंने प्लेटफॉर्म लेवल की डेवलपमेंट करनी है तो मुझे किस प्लेटफॉर्म के ऊपर डेवलपमेंट करने में मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है, तो आप उसके ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म लेवल की डेवलपमेंट होगी। अब प्लेटफॉर्म लेवल की डेवलपमेंट के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं वेबसाइट बना सकता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ है कि मैंने किस एरिया में काम करना है। अब वो जो एरिया था ना वो ये था। अब एरिया की भी फिर फर्दर 2 डिवीजन है। पहला ये कि मेरा वो कौन सा बिजनेस है जिसके लिए मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। दूसरा ये कि मेरा टेक्निकली बीइंग अ CSIT ग्रेजुएट मेरा स्पेशलाइजेशन एरिया कौन सा है। एक तो ना मैं सिर्फ वेबसाइट बना रहा हूँ, लेकिन क्या वो वेबसाइट किस तरह, वो ब्लॉकचेन बेस्ड वेबसाइट है, वो वेबसाइट उसमें NLP का काम हो रहा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो रही है, क्या उसमें IoT बेस्ड सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं, क्या उसमें RPA रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन बॉट्स लिखे हुए हमने, किया क्या हुआ है, क्या डिजिटल फोरेंसिक बेस्ड ऐप, मतलब कौन सी स्पेशलाइजेशन एरिया है। और फिर अगली बात उसमें क्या थी कि उसके अंदर कौन सी हमारी डोमेन में काम हो रहा है। सो आफ्टर वी आर डन विद दिस, हम फिर क्या करेंगे, रिसर्च बेस्ड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करेंगे। और दिस वाज समथिंग
क्रिटिकल एज वेल एज इम्पॉर्टेंट, कि हमारे यहाँ एज अ स्टूडेंट ऑफ बैचलर्स कोई भी बच्चा जो है वो रिसर्च बेस्ड डेवलपमेंट का सोचता भी नहीं है, शायद बताया भी नहीं जाता। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमारे यहाँ जो है वो उस तरह से इनोवेशन पे काम नहीं होता, या बहुत ज़्यादा इनोवेटिव लोग नहीं होते, या नए नए आइडियाज़ जो हैं वो मार्केट में नहीं आ रहे होते, या नए नए प्रोडक्ट्स के ऊपर काम नहीं हो रहा होता। सो फोर्थ टर्म के अंदर वी हैड अ प्लान कि हम आपको रिसर्च, इनोवेशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप की जो बातें हैं ना वो आपको हम सिखा रहे होंगे। सो दिस वॉज अ फुल फ्लैज प्लान एज यू कैन सी एवरी वन आउट ऑफ यू। तो ये हमारा बेसिकली 1-2 दिन की कहानी नहीं थी, ये 2 साल का प्लान था, 2 साल का, नॉट वन डे कहानी। आवर फोर्थ लेक्चर ऑन आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी कहानी आपको पता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी होती है, स्टोरेज होता है। फर्दर हमने क्या बात की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की 2 टाइप्स होती हैं, लो लेवल, हाई लेवल। मल्टीपल डेफिनेशंस आपको दी जा चुकी हैं। स्ट्रांगली टाइप्ड कौन सी होती हैं, लूजली टाइप्ड कौन सी होती हैं, स्ट्रक्चर्ड, मॉड्यूलर या फंक्शनल, एक ही तरह की प्रोग्रामिंग के मल्टीपल नेम्स हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है आपको सब पता है। अब हमने बात करनी थी कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट्स क्या हैं। तो मैंने कहा था कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए यूज़ होते हैं कीवर्ड्स, जैसे उर्दू ज़बान के हरूफ तहजी हैं। और अगर हम उन कीवर्ड्स को अगर आप डिवाइड करें तो वो 2 तरह के कीवर्ड्स होते हैं। एक होते हैं कंटेनर टाइप कीवर्ड्स, दूसरे होते हैं सिंटैक्स कीवर्ड्स। कंटेनर टाइप के अंदर बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इस तरह के नहीं, ये कंटेनर टाइप कीवर्ड्स हैं। यानी हर वो चीज़ जिसके अंदर कोई डाटा स्टोर हो सकता है उसको क्रिएट करने का, उसको यूज़ करने का, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जितने भी कीवर्ड्स यूज़ होंगे उस एक कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, कंटेनर कीवर्ड्स कहते हैं। और दूसरे उसके अलावा जितने भी बच जाते हैं उन सबको हम कौन से कीवर्ड्स कहते हैं, सिंटैक्स कीवर्ड्स कहते हैं। अब आप देखें ये आपके सिंटैक्स कीवर्ड्स इन तमाम तरह के कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम अगली बात करते हैं कि सी प्रोग्रामिंग के कितने कीवर्ड्स हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये इंटरनेट से सर्च किया था, तो इंटरनेट हमें बताया था भाई सिर्फ 32 जो है ना कीवर्ड्स ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर हैं। और ये सारी लिस्ट आपके सामने है। लास्ट टाइम हमने इसको रीड आउट भी किया था कि ऑटो का सिंटैक्स है, ब्रेक है, केस है, कैर या चार, जो भी आप इसको पढ़ना चाहें, कॉन्स्ट है, कॉन्टिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वोलेटाइल एंड वाइल। अब ये सारे मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दिए, तो लेकिन इससे बाहर सी प्रोग्रामिंग नहीं है, आई टेल यू। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हम अभी नहीं सीखी ना, अभी हमने वो तो हमने इंशाल्लाह सीखनी है अभी। तो जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसको अगर आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर कोड करने जा रहे हैं तो इन 32 कीवर्ड्स के अलावा कोई चीज़ है नहीं जो आपको सीखनी पड़े। ये 32 कीवर्ड्स क्या हैं इनकी ज़रा मज़ीद डिटेल देख लेते हैं। अगर आप इनमें सेग्रीगेट करना चाहें, क्या करना चाहें, सेग्रीगेट करना चाहें, अलग करना चाहें, वो वाले कीवर्ड्स जो सिर्फ कंटेनर कीवर्ड्स हैं, जो सिर्फ डाटा को रखने के लिए, डाटा को मतलब उसको अनाउंस करने के लिए भाई ये इतनी स्पेस चाहिए डाटा के लिए, इसमें इतना ही तरह का डाटा होगा, तो कंटेनर से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो ये हैं। आप खुद अंदाज़ा करें कितने ज़्यादा कंटेनर कीवर्ड्स हैं जो सिर्फ डाटा की असाइनमेंट के लिए यूज़ होंगे। कॉन्स्ट, डबल, इनम, चार, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, एक्सटर्न, ठीक है, रजिस्टर, शॉर्ट, साइन, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, टाइप डेफ, यूनियन, वोलेटाइल, अनसाइंड, वॉइड, ऑटो, साइज ऑफ और रिटर्न। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि तकरीबन 21 ऐसे कीवर्ड्स हैं आउट ऑफ 32। 21 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ कंटेनर कीवर्ड्स हैं। यानी इनके अंदर क्या होगा, आपने सिर्फ ये समझना है कि यार कौन सा डाटा कौन से कीवर्ड के साथ असाइन किया जा सकता है। यानी कितनी, हम एक कंटेनर बनाया, मिसाल के तौर हमने डबल का कंटेनर बनाया, तो उसके अंदर क्या होगा, न्यूमेरिक डाटा स्टोर होगा जो पॉइंट्स के अंदर जिसकी वैल्यू स्टोर हो सकती है। कैर के अंदर करेंगे CHAR तो एक कैरेक्टर स्टोर होगा। फ्लोट के अंदर करेंगे पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, लेकिन डबल से छोटी होंगी। इंट के अंदर ये जी मिसाल तो 1 2 3 इस तरह की वैल्यू स्टोर होंगी। लॉन्ग के अंदर होंगी तो 1 2 3 टाइप की, लेकिन वो जो नंबर होगा वो बहुत बड़ा होगा, अप टू 32 बिट्स में वैल्यू स्टोर हो सकता होगा। इंट के अंदर मेरे ख्याल से 16 बिट होता है। अच्छा जी, फर्दर रजिस्टर जो है ना, अगर हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा हमारा वेरिएबल हो जो कि हमारे पास से, यानी वो रजिस्टर के अंदर ही पड़ा रहे क्योंकि उसमें बार बार यूज़ होना है,
तो हम उस वेरिएबल को कैसे अनाउंस करते हैं, रजिस्टर के साथ अनाउंस कर देते हैं। अभी मैं हवाई बातें कर रहा हूँ, अभी इनका प्रैक्टिकल करते हैं। अभी जेनेरिक बात करूँ, जो CSIT के लोग हैं उनको तो समझ आ रही होगी, बाकियों के लिए हो सकता है शायद मुश्किल हो थोड़ा सा। तो सी प्रोग्रामिंग को जब भी आप स्टडी करने लगेंगे तो ये 21 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ आपके कंटेनर्स को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अगर आप इनका काम पढ़ना चाहें तो ये काम है इनके, आप खुद इनको एक दफ़ा ना मेरे साथ पढ़ लें। यानी कॉन्स्ट का कीवर्ड का क्या मतलब है कि टू डिफाइन ऑब्जेक्ट्स हुज वैल्यू विल नॉट ऑल्टर, यानी चेंज नहीं होगी वैल्यू थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा उसके अंदर जो एक दफ़ा वैल्यू स्टोर हो गई वो चेंज नहीं हो सकती, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको कॉन्स्ट कर देंगे। ठीक है। डबल क्या जी, फंडामेंटल डाटा टाइप यूज टू डिफाइन अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इनम क्या है कि टू डिक्लेयर अ यूजर डिफाइंड इन्यूमरेशन डाटा टाइप। अब ये बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह डिटेल में इसको आपको बताएंगे। कैर क्या है जी, फंडामेंटल डाटा टाइप दैट डिफाइंस कैरेक्टर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। फ्लोट क्या है, फंडामेंटल डाटा टाइप यूज टू डिफाइन अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो डबल और फ्लोट ये दोनों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पॉइंट्स वाले, ठीक है, 3.4 ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। इंट क्या है जी, फंडामेंटल डाटा टाइप है यूज टू डिफाइन इंटीजर ऑब्जेक्ट्स। लॉन्ग क्या है जी, आप ये देखें 32 बिट इंट और एन एक्सटेंडेड डबल। एक्सटर्न क्या है, एन आइडेंटिफायर स्पेसिफाइड एज एन एक्सटर्न हैज एन एक्सटर्नल लिंकेज टू द ब्लॉक। ठीक है जी। तो ये इस तरह का अगर होगा तो एक्सटर्न, अभी इसकी पूरी कहानी क्या है हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करने जा रहे एक्सटर्न कब किन सिचुएशन में कैसे यूज होगा। फर्दर आप देखें जी, अब ये एक दफ़ा मैं नहीं रीड करता, आप खुद इसको 1 मिनट लें और पढ़ें इसको, शाबाश। जी सबने पढ़ लिया इसको, ओके ग्रेट, ग्रेट हो गया जी। जी लास्ट 10 सेकेंड्स में हम आगे चल रहे हैं जी। कंटेनर कीवर्ड्स हैं जी, ओके ग्रेट। So you can see the next ones: union, volatile, यहाँ पे यूनियन को देख के मज़ा आया सबको, खासतौर पे जो ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। यूनियन बड़े मज़े की टाइप है। यहाँ स्ट्रक्चर्स के अंदर तो एक होता है ना, एक ही तरह की चीज़ आप 10 दफ़ा लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे एक तरह की चीज़ एक ही दफ़ा होगी। जी ऑल ओके। साइज ऑफ को देख लिया आपने, रिटर्न देख लिया कि फंक्शन की कॉल को अगर एक कंटेनर की वैल्यू या कंटेनर रिटर्न करवाना तो आप ये रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ऑटो का भी यूज़ करते हैं। स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर दैट इज़ यूज टू डिफाइन ऑब्जेक्ट इन अ ब्लॉक। स्ट्रक्ट का यूज़ तो नोड क्रिएशन में होता है जी। अभी ये थोड़ा सा छोड़ दें, आप लिंक्डइन की तरफ ना, लिंक्ड लिस्ट की तरफ ना आ जाएं। और स्ट्रक्ट बेसिकली स्ट्रक्चर्स डिफाइन करने के लिए होते हैं, ठीक है। वो स्ट्रक्चर जो है ये क्लास का रेप्लिका हो सकता है। यूनियन का कैसे होगा,
लेकिन जब भी आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो उसमें आप एक वैल्यू 10 दफ़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन यूनियन के अंदर वो एक दफ़ा आएगी बस, ये फ़र्क है दोनों में, वरना स्ट्रक्चर और वो दोनों सेम है। यूनियन अपने सेट का यूनियन नहीं लेते जैसे मैथ वाले सामने है कि एक 5 मतलब वैल्यूज़ हों, उसमें 3 आ रहा है, दूसरे सेट में भी 3 आ रहा है, तो दोनों में फिर एक ही दफ़ा अगली दफ़ा रिजल्ट में लिखा जाता है यूनियन के अंदर। तो यहाँ यूनियन जो है ना, ये डाटा स्ट्रक्चर ऐसे ही है कि इसके अंदर जो है ना वो एक चीज़ एक दफ़ा आती है जी। और ये हैं हमारे जो लूप एंड कंडीशन के कीवर्ड्स, और इनके अलावा अल्लाह हाफिज़ है। सर वुड यू शेयर दी स्लाइड्स? जी जी, ये स्लाइड्स आप सबको मिलेंगी, एक ही स्लाइड है, मैं उसी के अंदर एक दो और फाइल्स ऐड कर दूँ, पहले दिन से यही चल रही है। हर नए सेशन में ना जब मुझे टाइम मिलता है तो 2-4 मिनट में लगा के कुछ नई चीज़ें ऐड कर देता हूँ, और नहीं वही चल रही हैं। सो ब्रेक केस एल्स इफ फॉर continue default do go to else switch while। जी तो ये हमारी तकरीबन 12 जो है ना हमने यहाँ और देख लिए कीवर्ड्स। फर्दर ऑब्वियसली हम इनका यूज़ देखेंगे, स्विच के किस तरह से पूरा सेंटेक्स होगा, जिसमें क्या होगा, स्विच के अंदर की वैल्यू आएगी, फिर हम उसका क्या देख रहे होंगे, उसके केस से मैच कर रहे होंगे, देन फिर ब्रेक का उसमें कीवर्ड यूज़ हो रहा होगा। ब्रेक अदरवाइज भी उसमें यूज़ होता है किसी भी लूप को ब्रेक करने के लिए, एक ही चीज़ की रेपिटेटिव एग्जीक्यूशन को ब्रेक करने के लिए। गो टू जो है ना, इसमें आप रेफरेंस बना देते हैं, फिर उस रेफरेंस को गो टू यानी कंट्रोल आपका जब भी गो टू स्टेटमेंट पे आएगा तो आगे जो भी आपने रेफरेंस मेंशन किया होगा तो अब कंट्रोल वापस उस रेफरेंस पे चला जाएगा। जितनी दफ़ा आप किसी कंडीशन के तहत वो गो टू लगा देंगे तो उस कंडीशन को चेक करने के बाद गो टू होता रहेगा। इफ़ एक कंडीशन को चेक करने के लिए है, डू वाइल, ये सारा कुछ आप सब जो सी एस आई टी है वो तो जानते हैं, बाकियों को भी हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकल इसका दिखाते हैं। सो आई होप यू गाइस गेट एन आइडिया। तो सी की प्रोग्रामिंग में यही कीवर्ड्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये जब आप 2-4 दफ़े इनके साथ काम करेंगे ना, आप इनको एंजॉय करना शुरू कर देंगे। फिर जब हम सी प्लस प्लस पे आएंगे तो ये सारे एज इट इज़ वहाँ पे होंगे, ठीक है, सिवाय एक दो शायद कोई फ़र्क पड़े, वरना तकरीबन सारे यही होंगे। और फिर उसमें कुछ एडिशनल कीवर्ड्स आ जाएंगे। तो जो कॉमन कीवर्ड्स अगर आप उनको निकाल के एक तरफ रख दें और एडिशनल कीवर्ड्स आप देखें, वो एक बहुत लिमिटेड नंबर आपको लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और यू गाइस आर गोइंग टू एंजॉय दैट इंशाल्लाह। तो ये अगर आप इनके लूप एंड कंडीशन के कीवर्ड्स की डिटेल देखना चाहें तो ये हमने डिटेल भी इसमें लिख दी है कि जी ये टर्मिनेट्स अ स्विच स्टेटमेंट और अ लूप ब्रेक, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। केस जो है कि एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करके उसको कंपेयर करने के लिए केस का हम ये यूज़ करते हैं। एल्स जो है ये इफ़ कंडीशन एंड अपोजिट साइड एल्स हो जाता है। फॉर जो है वो भी इसी तरह लूप के लिए यूज़ होता है। लूप का मतलब होता है कि एक ही चीज़ आप बार बार रिपीट करना चाहें, दैट इज़ कॉल्ड लूप। तो ये हमारा जी फॉर लूप होता है, इस तरह से डू वाइल लूप होता है, वाइल लूप होता है। सी के अंदर ये वाइल आ गया, और ये गो टू एल्स एंड स्विच वाइल। तो ये सारी क्लियर हो गई जी, ये सबको ओके है, क्लैरिटी हो गई है। अगर हो गई फिर हम ज़रा काम की बात पे आते हैं। सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स आज हम नहीं करेंगे, आज हम सी पे ही रहते हैं। तो जी मेरी स्क्रीन आप सबके साथ शेयर्ड है, और अब हम ज़रा ना सी का ना ऑनलाइन कंपाइलर देखने जा रहे हैं। जी सी का कंपाइलर ऑनलाइन हमें दिखा दें, और इस पे अब हम करेंगे कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग ऑनलाइन। GDB जी क्लैरिटी हो रही है सबको? सी प्रोग्रामिंग तो हो ही रहा है कि हम यहाँ कोड लिखेंगे और हमारा कोड जो है वो सर्वर पे जाएगा और वहाँ जाके एग्जीक्यूट होगा और उसके रिज़ल्ट हमें यहाँ नज़र आ जाएगा। अब जो अगले 20 मिनट है ना, हम थोड़ा सा हाथ चलाएंगे, ठीक है, तो आपने साथ साथ देखना है। सबसे पहले हम कंटेनर कीवर्ड्स को यूज़ करें। देखिए जी इंट var1, var का मतलब वेरिएबल, और उसमें आप क्या रखेंगे 1 2 3, और ये आपने वैल्यू दे दी। अच्छा शॉर्ट var2 इज इक्वल टू 1, आप इसकी वैल्यू रखवा दें। देन फ्लोट var3
ये हो गया डबल var 4 इज इक्वल टू ये हो गया लॉन्ग इतना बड़ा नंबर हमने इसमें सेव करवा दिया है। और कौन सा था जिसके अलावा कौन कौन से कीवर्ड्स आपको जहन में आ रहे हैं? const int pi is equal to 3.14 आमतौर पर हम इसको कहते हैं ना जी। तो ये आपने इसको कर दिया, फिर डबल हो गया कैरेक्टर char इज इक्वल टू c। ये हमारा हो गया जी। अब जो है ये आप देख रहे हैं सारी ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रिंट f, यानी ये जो भी इसमें आए उसको प्रिंट करवा दो। ये जो आपके इधर है ना, ये कंसोल की स्क्रीन है, तो इसके ऊपर इसको प्रिंट करवा दो। तो ये प्रिंट के अंदर आप इधर प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड है ना, तो अभी मैं इसको वैसे ही चला रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। लेट्स सी इफ वी आर हैविंग सम एरर्स। कैरेक्टर इज इक्वल टू सी, क्यों? वाह, मुझे प्रोग्रामिंग भूल गई यार। बाकी सब ठीक है, कैरेक्टर हम ठीक नहीं दे रहे थे। अच्छा जी, अगर ऐसी गलती हो जैसे मेरी हुई है तो आप क्या करते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर इन सी। तो इसका ज़रा सिंटैक्स आप इंटरनेट से देख लेते हैं कि वर्किंग विद कैरेक्टर्स हाउ टू डिफाइन कैर इन सी। तो ये कहता है कि जी आप अच्छा अरे साइज दें पहले कैरेक्टर का, तो कैरेक्टर का अरे साइज देना बनता था, हमने वो नहीं दिया। वो कहते हैं कि जी इसको आप 0 अच्छा सॉरी हमने वो नहीं किया यार, कौन हम भी ना। जी आतिफ लुकमान साहब, कैर का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ था। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने आप लोग कमेंट्स नहीं देखे थे, तो इसी ये बड़ी बड़ी बुनियाद में अब ये सारे हम क्या कर रहे हैं, हमें डाटा सेव करवा रहे हैं, ठीक है। अब जब तक ये प्रोग्राम चलेगा तो ये जो वेरिएबल्स है ना, var1 var2 var3 var4 var5 var6 पाई, ये हमने 7 वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है। अब ये 7 वेरिएबल्स हो क्या रहा है, मेमोरी के अंदर कोई स्पेस एलोकेट हुई है जिसका नाम ना, ये जो हमने नाम लिखे हैं ना, ये नाम के साथ है। यानी var1 एक मेमोरी एलोकेट हो गई है, var2 एक मेमोरी एलोकेट हो गई है, var3 एक मेमोरी एलोकेट हो गई है, var4 एक अलग मेमोरी एलोकेट हो गई है, var5 एक मेमोरी एलोकेट हुई है, पाई एक अलग मेमोरी एलोकेट हुई है, var6 एक अलग मेमोरी एलोकेट हुई है। और ये जो डाटा टाइप है ना इनसे पहले वाली, ठीक है, क्या है डाटा टाइप। तो ये डाटा टाइप बता रही है कि भाई किस तरह का डाटा होगा इस मेमोरी स्पेस के अंदर। अब फॉर एग्जांपल आप में से कोई बंदा इनके ऊपर कंप्यूटेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे हमारे मैथ के दोस्तों को बड़ा शौक होता है, अजीब अजीब फार्मूले बना बना के कंप्यूट करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू हो, इंटीजर के अंदर मुझे रिज़ल्ट चाहिए, मुझे फ्लोटिंग पॉइंट्स नहीं चाहिए, और इंटीजर के अंदर मुझे रिज़ल्ट कंप्यूट करना है किसका। सबसे पहले जो है ना मेरे पास आ जाए var1, इसके अंदर जो भी वैल्यू हो उसको मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ var2 के साथ। और ये जब मैं दोनों कर लूँ तो इन दोनों को मैं चाहता हूँ कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं, फिर ओवरऑल जिनका मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट है उसमें से माइनस हो फॉर एग्जांपल var4 मल्टीप्लाइड बाय var5। गलत नहीं कर रहा, ठीक कर रहा हूँ। और फिर जब ये सारी कहानी हो जाए
और तो हम फिर क्या करें, हम इन दोनों को भी कर लें, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो, फिर इनको ओवरऑल हम बाउंड कर लें, ठीक है। और पूरी जो हमारी स्टेटमेंट आए ना, इसको हम क्या करें, इसको हम डिवाइड कर लें किस चीज़ से, पाई से। तो जो रिज़ल्ट आए ना, वो मुझे भी नहीं पता क्या रिज़ल्ट होगा, वो रिज़ल्ट हमने यहाँ प्रिंट करवाते हैं। ये मैथ्स वाले आमतौर पर इसी तरह की कंप्यूटेशंस करते हैं ना आप लोग, बड़े मुश्किल मुश्किल हमें लिखी होती हैं। अगर मैंने यहाँ प्रिंट लिख दिया तो ये देखें, ये छोटी छोटी गलतियाँ आप सब ने नहीं करनी जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो जो एरर अभी थोड़ी देर पहले आया था, इस एरर को कहते हैं सिंटैक्स एरर। क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर। और ये जो अभी देखें, अभी ये जो एरर आया, इस एरर को भी क्या कह रहे हैं, वो सिंटैक्स एरर कह रहे हैं। अच्छा, इस सिंटैक्स एरर की वजह क्या है, हम वो ज़रा कुरेदने की ना कोशिश करते हैं। हमने तो कहा यार ये बात बड़ी सिंपल थी, ठीक है, यानी आपने एक डाटा की जगह असाइन की, डाटा की जगह थी रिज़ल्ट, रिज़ल्ट एक इंटीजर वैल्यू आनी थी, वेरिएबल 1 हमने एक इंटीजर उठाया, वेरिएबल 2 शॉर्ट उठाया, उन दोनों को जब हमने किया मल्टीप्लाई तो 123 आया। अब 123 बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है ना। अब माइनस हमने किया किस चीज़ के साथ, वैर 4 उठाया, 1 2 3 4 5 6 डॉट लंबा चौड़ा नंबर, और फिर वैर 5 उठाया। अब ये दोनों हैवी किस्म के नंबर हैं, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो एक बहुत बड़ा नंबर आता है। वो नंबर क्या होता है मुझे भी नहीं पता। अच्छा, फिर अब जब पहले छोटा नंबर था उसमें से बड़ा नंबर माइनस हुआ, तो नंबर तो फिर भी आ जाना चाहिए ना, माइनस वाला कुछ भी हो उसको डिवाइड कर दें 3.14 पे तो आंसर आ जाना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो इंटीजर है ना, इंटीजर के अंदर जो हमारे लिए मेमोरी स्पेसिफाई हुई है वो होती है 32 बिट। कितनी होती है? 32 बिट। बिट का कॉन्सेप्ट पता है ना, पहले दिन से मैंने आपको बताया था। तो 32 बिट के अंदर जितना एक नंबर स्टोर हो सकता है, 2 रेज़ टू पावर 32 और सॉरी 2 रेज़ टू पावर 31 प्लस 2 रेज़ टू पावर 30 प्लस 2 रेज़ टू पावर 29, इस तरह सबको सम करें तो ओवरऑल रिजल्ट आता है 2 रेज़ टू पावर 32 माइनस 1। तो वो जितनी भी एक नंबर आता है उस नंबर से ज़्यादा नंबर इंट के अंदर स्टोर नहीं हो सकता है। अब जब हमने क्या किया, वैर 4 और वैर 5 को किया आपस में मल्टीप्लाई, ये इतना बड़ा नंबर हो गया कि इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकता। अब जब ये स्टोर नहीं हो सकता तो फिर क्या होगा, वही होगा जो आपके सामने हुआ है, ठीक है। ये कुछ क्लैरिटी हो रही है आप सबको? बाकियों को भी हो रही है? ओके गुड। तो यानी ये जो हम डाटा टाइप सी के अंदर डिफाइन किए हैं ना, ये ज़रा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमें सोच समझ के ऐसे ना डाटा टाइप असाइन करनी होती है कि जो हमने कंप्यूटेशन करनी है उसके मुताबिक हमारा रिजल्ट भी आ सके। अच्छा, क्या ऐसा हो कि यहाँ पे अगर मैं कर दूँ लॉन्ग, क्या कर दूँ लॉन्ग, और फिर मैं इसको इवेल्युएट करूँ। अच्छा, मज़े की बात उसने एरर फिर भी वही दिया है। क्या दिया कि प्रिंट एफ के अंदर रिजल्ट, तो एरर वो दे रहा है हमारा। जो कहता है प्रिंट एफ के अंदर कैरेक्टर टाइप का वो आना चाहिए, क्या तो वो ठीक रहा है। यानी वो कहता है कि कुछ इस तरह से आप करो कि आप ना यहाँ पे मिसाल के तौर पे कर दो कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आप कर दो मिसाल के तौर पे रिजल्ट, और इसको बेशक इंट रहने दो। वो कुछ ऐसे कह रहा है, लेट्स सी अगर यही ठीक है तो। आंसर देख रहे हैं अब आप? तो मज़े की बात ये हुई कि जो मैंने आपको कहानी सुनाई वो सारी गलत थी। वाह सादी, आपने तो वाकई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि हमने उसको क्या किया था, डबल कोट्स नहीं दिए हुए थे। अच्छा, इनकेस अगर मैं इसको सिंगल कोट देता फिर क्या होता? आओ करके दिखाते हैं, पंगे लेना भी तो सीखे ना। सिंगल कोट कर दिया, सिंगल कोट कर दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने देखा ये उसको मान ही नहीं रहा, ये देख रहे हैं उसका अभी से मुझे उसका ना सेंटेक्स बता रहा है। अब जब इसको मैं इवेल्युएट करूँगा तो ये मुझे सेंटेक्स एरर देगा। इस एरर को क्या कहते हैं? सेंटेक्स एरर। कंपाइलर ये बात नहीं समझता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सादिया आप कि ये कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए होता है। तो यहाँ पे ये इसको एरर दे रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, एवं कहानियाँ ना करो भाई, वेब प्रोग्रामिंग है। तो जो सेंटेक्स मुझे समझ आती है ना, जो बात मुझे समझ आती है, ये जेडी भाषा मुझे आती है भाई वही है, कहानियाँ ना कराओ हमें। तो ये आता है हमें, ये मुझे समझ में आता है, इसमें कर लो, कर लिया भाई।
अच्छा, अब हम थोड़ा सा ना कुछ और करते हैं। मिसाल के तौर पे हम var 4 के अंदर ना ये कर देते हैं और var 5 के अंदर ना ये कर देते हैं। अब देखते हैं आप लोगों को फ़र्क महसूस हुआ? मैंने अभी एक छोटी सी एग्जीक्यूशन की है, आप चाहें तो मैं रिपीट भी कर सकता हूँ। आप लोगों ने मुझे समझाना है कि इसमें गलती क्या थी। मैंने ये जो var 4 है ना, इससे पहले मैंने ना 1 2 3 4 लिखे हैं, ये मैं कंट्रोल x कर रहा हूँ। इधर मैंने ना 1 2 3 लिखा है, इसको मैं कंट्रोल x कर रहा हूँ। ठीक है, आपने नीचे रिजल्ट की वैल्यू देखनी है, आपने देख ली। अब मैं इसको कर रहा हूँ एग्जीक्यूट, एंड में 648 आ रहा है, पहले 214 आ रहा है, 214 648 सेम वही नंबर। समझे बात? जी, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि यानी वेरिएबल 4 की वैल्यू जब मैं मतलब अभी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उससे मैं 3 यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट उसके वो नंबर बढ़ा रहा हूँ और दोनों के फिर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका रिजल्ट इतना हैवी आना चाहिए और ये रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और ये एरर भी नहीं दे रहा। समझ रहे हैं? इस गलती को कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन सा एरर होता है ये CS के स्टूडेंट्स? इंटीजर हो, एरर का नाम बताओ यार। लॉजिकल एरर। आज बेसिकली आपको एरर पढ़ा रहा हूँ इन शॉर्ट। एरर तो ये है लेकिन ये लॉजिकल एरर है, क्योंकि लॉजिक ठीक नहीं है। ठीक है, जो मैंने इनिशियली कहानी नहीं सुनाई थी उस वक्त, उस पर सेंटेक्स एरर नहीं आता, उस पर ये लॉजिकल एरर आता है। लॉजिकल एरर ये होता है कि अनएक्सपेक्टेड आउटकम आती है। तो लिहाजा प्रोग्रामिंग के अंदर ये बात आपने याद रखनी, जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो ईच एंड एवरी स्टेप पे जो आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है, उस इंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट आता है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है। ये लफ्ज़ जहन में रख लें आप सब और अपने नोट्स में लिख लें कि प्रोग्रामिंग के अंदर जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो डिटर्मिनिस्टिक हों, उनको हम पेपर के ऊपर एग्जैक्टली कंप्यूट कर सकते हो, क्योंकि ये कंप्यूटर है। बेसिकली कंप्यूटर का मतलब कंप्यूट करना, वो वैल्यूज को कंप्यूट कर रहा है, तो जो वो कंप्यूट करेगा वो एग्जैक्टली वही बात है जो हमारे पेपर के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, इसको जरा फिर गौर से देखें एक दफा। तो लिहाजा ये लॉजिकल एरर है। ये कौन सा एरर है? लॉजिकल एरर। तीसरे कौन से एरर होते हैं वो अभी आपको ना मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, मे बी इफ आई कैन। लेकिन चलें, तीसरे एरर हम ना नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। रन टाइम एरर, एग्जैक्टली उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ना नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आएंगी, तो वो मैं आपको ना प्रैक्टिकली फिर दिखाऊंगा। जी, तो ये सब बिल्कुल यही सच है। वो उसका सेंटेक्स एरर दे रहा था और मैं उसको आपको लॉजिकल एरर टाइप बताना नहीं चाह रहा था। अब जब इसको लॉन्ग करेंगे तो फिर आप इसको देखें वैल्यू चेंज होती है। अब क्या कह रहा है? अब उसने सेंटेक्स एरर दे दिया, कहता है कि उधर लॉन्ग है तो इधर डी क्यों लिखा हुआ है, तो इधर कुछ और लिखो ना। अच्छा, इसका डी के अलावा कौन सा होता है? यहाँ पे एफ होता है फ्लोट के लिए। लेट्स सी इफ इट वर्क्स फॉर फ्लोट। नहीं, लॉन्ग के लिए क्या होता है यार? एल एल डी होता है। नहीं, सी प्रिंट स्पेसिफायर फॉर लॉन्ग, एल डी, लॉन्ग डेसिमल एल डी होता है जी। तो देखिए कैसी कैसी चीज़ें हमें भूल जाती हैं। अब्दुल्ला खुद को प्रोग्रामर कहते हैं। गूगल के बगैर गुजारा कोई नहीं है भाई। जी, तो अब वैल्यू देख रहे हैं सब? अच्छा, अब इसके साथ मजीद खेलते हैं थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें तो। वही वो जो पहले हरकत की थी, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, नंबर की समझ आ गया। अब इसको इवेल्युएट करते हैं। ये अपडेट कर रहा है,
क्योंकि अब इसकी जो कैपेसिटी है ना वो 32 से डबल हो गई है, 64 हो गई है। लॉन्ग है ना ये। ओके हो गया सबको, इसमें कोई मसला मसाइल तो नहीं है, सबको क्लियर है ये बात? कोई इशू, कोई कंसर्न, कोई छोटी मोटी बात? डाटा टाइप्स की बात समझ आना शुरू हो गई है कि डाटा टाइप का क्या मतलब होता है? स्लाइड से रट्टा मारना सबने, ये रट्टा करने वाली चीज़ें इन शॉर्ट में से बता रहा हूँ। इंट का मतलब इंटीजर नंबर, ठीक है, जैसा आपके सामने लिखा भी हुआ है, ठीक है। शॉर्ट का मतलब छोटा नंबर, फ्लोट का मतलब पॉइंट्स में नंबर लेकिन छोटा, डबल पॉइंट्स में हो लेकिन बड़ा हो, जिसकी आप प्रिसीजन लंबी चाह रहे हो, यानी पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आनी हो जिसमें, उसको आप डबल कह देते हैं। लॉन्ग आपके सामने है कहानी, यानी बड़ा। अच्छा फिर क्या जी, आप कॉन्स्ट भी बना सकते हैं, किसी भी इनमें से किसी को भी आप कॉन्स्ट बना सकते हैं, वो फिर वैल्यू फिक्स हो जाएगी, वो फिर चेंज नहीं हो सकेगी उस वेरिएबल के अंदर। इन वेरिएबल्स की वैल्यूज ना आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ आपने पहले कुछ और लिखा, अब आप var4 के अंदर जो है ना वैल्यू चेंज कर दें 1 2 3, अब आप इसको कंप्यूट करें वैल्यू कुछ और ही होगी, ठीक है जी। var4 के अंदर हमने वैल्यू की 1 2 3, उसके बाद वैल्यू देख रहे हैं कितनी चेंज हुई है, और हमने ऊपर नंबर अपडेट किए हमने। अच्छा यहाँ पे अब मिसाल के तौर पे var4 है तो var5 की मैं फिर वैल्यू चेंज कर देता हूँ कि भाई var5 इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब आप इसका रिजल्ट पे इम्पैक्ट देखिएगा, ठीक है, फर्क पड़ा। ऊपर कुछ और डिफाइन किया था, नीचे हल्का सा उसको रिप्लेस कर दिया तो वैल्यू सारी अपडेट हो गई। अच्छा अब एक और चीज़ करते हैं, कौन सा पाए, पाए को आप असाइन करें 1 2 3 4, क्या आएगा? समझ के सब? जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं हो सकती, और जो कांस्टेंट नहीं है वो सारी चेंज हो सकती हैं। तो आज हमने कितने कीवर्ड सीख लिए अल्लाह के फजल करम से? 1 2 3 4 5 6 7, 7, बस 7। रिटर्न का 8, ठीक है, ये रिटर्न 0, ये हमारा फंक्शन है और जिसमें से वैल्यू रिटर्न हो रही है 0। बाकी मैंने सिंटैक्स पे आज कोई बात नहीं की। तो अभी तक हमने ना 8 कीवर्ड्स अभी से सीख लिए। अब हम थोड़ा सा मजीद इसमें बात करते हैं, कुछ और कीवर्ड्स हो जाएं। फॉर एग्जांपल साइंड, देख रहे हैं, साइंड एंड अनसाइंड, ये दो मजे के कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, इनको अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। साइंड का मतलब ये है, जब भी मैं इसको साइंड कहूँगा ना, साइंड इंट, और इसमें मैं कह रहा हूँ मिसाल के तौर पर -123, तो अब क्या होगा जब ये 123 को सेव करेगा ना, तो इंट के ना 32 बिट्स, जो सबसे आखिरी वाली बिट होगी ना 32nd, उसमें वो रखेगा क्या ये 0 है या 1 है, या वहां पे जो वैल्यू होगी ना 0 1, उसका मतलब होगा माइनस है या प्लस है, ठीक है। अच्छा इसी तरह से अगर मैं इसको अनसाइंड कह रहा हूँ ना, अनसाइंड, तो अब ये जब इंट होगा ना तो इसमें भी मैं रखूंगा मिसाल के तौर पे 123, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, इसमें जितनी वैल्यू है ना वो सारी किसको रिप्रेजेंट करेगी, नंबर ही रिप्रेजेंट करेगी। यानी 32 बिट्स अगर सारी की सारी नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हो तो इसका मतलब अनसाइंड है, ठीक है। और अगर साइंड है तो इसका मतलब है कि सबसे आखिरी बिट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, जो भी इसको साइन होगा, प्लस या नेगेटिव। तो इन शॉर्ट अभी हमारी क्लैरिटी होगी कि साइंड और अनसाइंड हम किस तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा मजे की बात है इसके अंदर मैंने अभी तक वेरिएबल नहीं डिफाइन किया, पहले वाली गलती। तो इसमें हम फिर var8 var9 कर देते हैं, ठीक है जी। और इसको एग्जीक्यूट करें तो देख लेते हैं, देखते हैं क्या एरर आता है हमारा। एरर फिर वही है, पाई इज इक्वल टू 120। और आप कमेंट करना चाहें तो इस तरह 2 दफ़ा लाइन लगा दें तो ये कमेंट हो जाती है चीज़, यानी अब वो चीज़ पार्ट ऑफ कोड कंसीडर नहीं होगी, वो एम ही कहानी होगी, तो उसको कंपाइलर बॉदर नहीं करेगा। तो ये डबल लाइन कर दो, सिंगल लाइन कमेंट हो जाता है। जो लोग न्यू है प्रोग्रामिंग के लिए उनके लिए बता रहा हूँ। तो फॉर न्यू प्रोग्रामर्स आज अगर हम इसको इवेल्युएट करना चाहें तो हमने डाटा टाइप्स को देखा। आपने सिंपली ऑनलाइन किसी भी सी कंपाइलर को ओपन करना है, कोई बहुत ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे कंटेनर कीवर्ड्स हैं, इधर इनकी हमने वर्किंग लिखी हुई है सारी, आपने खुद इनको गूगल करना है जो आपके लिए नया कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल ऑटो हो सकता है आपके लिए नया कीवर्ड हो जो ऑलरेडी प्रोग्रामर्स हैं, हो सकता है आपके लिए वॉइड कीवर्ड नया हो। वॉइड का मतलब है कि मतलब कुछ नहीं होगा, खाली। अच्छा इसी तरह से हो सकता है आपके लिए साइज़ ऑफ नया हो, ठीक है। साइज़ ऑफ ऑपरेटर को अगर आप यूज़ करें किसी भी उस पर रखें, उसकी जो साइज़ है उस ऑब्जेक्ट का वो रिटर्न कर देगा। रिटर्न आप सबने देख लिया, कॉन्स्टेबल इनम जो है इन्यूमरेशंस, ये हम मुझे अपनी डाटा टाइप्स बनाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं।
और इसकी वर्किंग इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। आज मैं चाह रहा हूँ इसको हम ना डिस्कस करें। एक्सटर्न भी हम बाद में देखेंगे। रजिस्टर का शायद मैंने पहले बता दिया या नहीं बताया। रजिस्टर बड़ा सिंपल है कि इसी को ही ना इंट को, अगर मैं चाहता हूँ ना ये इंट बार बार यूज़ होगा तो मैं यहाँ ना रजिस्टर लिख देता हूँ। तो इस रजिस्टर लिखने से पता फ़र्क क्या पड़ेगा, REGISTER रजिस्टर। रजिस्टर लिखने से फ़र्क ये पड़ेगा कि जो कंप्यूटर का हमारा प्रोसेसर है ना उसके जो करीब तरीन मेमोरी और फास्टेस्ट मेमोरी होती है ना उसका नाम होता है रजिस्टर। और जो हमारा कंप्यूट करने वाला आला है ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये वहाँ से जाके ना वैल्यूज़ उठाता है रजिस्टर से। और जो वैल्यू नहीं रिक्वायर्ड होती या जो बार बार नहीं रिपीट होनी होती वहाँ से वो पुल कर ली जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि यार जो हमारे पास काफ़ी सारे रजिस्टर्स होते हैं ना, तो हम चाहते हैं क्योंकि ऐसी वैल्यू है जिसने बार बार यूज़ होना है, हम चाहते हैं कि हम उसको ना रजिस्टर कर दें। फिर क्या होगा, ये एक रजिस्टर के अंदर फिक्स पड़ी रहेगी। तो जब भी इसकी ज़रूरत पेश आएगी यहाँ से उठेगी, उसको यूज़ करेंगे फिर आगे। ये नहीं हो सकता कोई ऐसी वैल्यू हो या ऐसी इंस्ट्रक्शन हो, मतलब ऐसी कोई वैल्यू हो किसी ऐसे कंटेनर में जो बार बार ये नहीं प्रोग्राम के अंदर हर दूसरी इंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रही है। तो आप उसको क्या करें, उसको रजिस्टर कर लेते हैं ताकि उसको हमें बार बार कंटेनर के पास जाकर उसको वैल्यू को एक्सेस ना करने पर वहीं पड़ी रहे। ठीक है, तो वो है। तो ये आमतौर पर हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर हम ये नहीं करते। स्पेशल केसेस एफिशिएंसी जहाँ अचीव करनी हो, इस तरह का सीन हो, तो फिर ये काम हो रहा होता है। तो इसलिए मैं इसको फिर डिलीट कर रहा हूँ। वरना आप अगर इसको एक दफ़ा लिख के और एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। इनिशियली इस तरह के बेसिक लेवल के काम पे आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। ठीक है। सो बाकी इसमें से स्टैटिक है। स्टैटिक वैसे फंक्शंस भी होते हैं और स्टैटिक जो है कीवर्ड्स भी होते हैं। तो ये चाहता हूँ मैं आप ना सभी को गूगल करें, और मैं खुद भी आपको गूगल करके दिखा सकता हूँ। और टाइप डिफ क्या है कि अगर आप एग्जिस्टिंग ये डाटा टाइप से ना कोई और नाम रखना चाहें ना अपनी मर्जी के, यानी मैं लिखूँ टाइप डिफ मुजम्मिल और आगे जो भी मैं कहूँ इंट, तो अब इंट का नाम मुजम्मिल भी हो गया। तो इस तरह से नहीं हो सकता है। इंट का नाम दानिश भी हो सकता है, इंट का नाम तौहीद भी हो सकता है, यानी इस तरह से। तो वो क्या होगा, आप टाइप डिफ करके ना वो कर लेंगे। तो उसकी आप एक नई टाइप डिफाइन कर देते हैं। वो क्या डाटा उसमें स्टोर होगा वो आप उधर आगे डिफाइन कर देते हैं उसमें। तो ये आप तकरीबन यूनियन का मैं पहले ही बता चुका हूँ आप सबको। और मज़ीद आप इसका स्ट्रक्चर यहाँ से देख यानी यूनियन का देख लेंगे कैसे होता है। तो इस तरह से आज आपके इसके जो बेसिक हमारे कंटेनर कीवर्ड्स हैं ना, ये आज आपने तकरीबन सारे देख लिए। जो रह गए आपके टास्क हैं सबके, तो खुद भी अभी आपके 3-4 घंटे आपके पास टाइम है। आपने इसको प्रैक्टिस करनी है ना खुद को। तो जाएं यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ठीक है जी। अभी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे चले जाएं सब। और सी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज ये W3 रिसोर्सेज वालों की, तो काफ़ी सारे लिंक आ गए ना आपके सामने हैं सारे। तो आप इनको जो है क्या करेंगे, यहाँ एक्सप्लोर करेंगे। और ये बेसिक से स्टार्ट करेगा, बेसिक डिक्लेरेशंस एंड एक्सप्रेशंस। आज हमने डिक्लेरेशंस के ऊपर काम किया है। इसमें से 150 एक्सरसाइजेज विद सॉल्यूशंस दी हुई हैं। तो आप इनमें से किसी एक को उठाएं, उसको सॉल्व करने शुरू कर दें, आपको मज़ा आएगा, काम करके अच्छा लगेगा आपको इंशाल्लाह। तो ये बहुत आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा बॉदर करने वाली चीज़ें हैं नहीं, आप इसको कर सकते हैं। और यू कैन लर्न इट आउट एट योर ओन पेस। आपको मज़ा आएगा काम करने का, डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने का मज़ा आएगा सी के अंदर। तो सी इज़ वेरी गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे है। और आज मैंने बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया, बट कल के सेशन में इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकली इसकी ना 3-4 मैं आपके प्रॉब्लम ऐसे लेके आऊँगा। 3-4 ज़्यादा हो जाएंगी, कोशिश करूँगा एक। उस पर हम फिर क्या करेंगे, कंटेनर कीवर्ड्स भी लगाएंगे और साथ में हम उसके जो अदर कीवर्ड्स हैं कंडीशनल एंड लूप्स वगैरह वो भी हम लगाएंगे। और इसका बेसिक जो सी कल हम इंशाल्लाह कर लेंगे। और परसों जो है हम सी के ऊपर इन डिटेल जो है एक सेशन करके इस वीक के अंदर हम सी प्रोग्रामिंग इंशाल्लाह डन कर चुके होंगे। और इससे यह है कि आपको जो प्रोग्रामिंग के खौफ है सबके दिलों पे, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। और फिर हम इस सी को यूज़ करेंगे आगे प्रोग्रामिंग की, यानी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, या जो सॉकेट प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर जो है ना उसके ऊपर काम करेंगे। तो वी हैव द प्लान, लेट्स सी कल क्या होता है। एंड विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। इस पर मेहनत करें, हिम्मत करें, इसको अपने साथ फेमिलियर करें। मैं ज़्यादा इसलिए इनिशियली नहीं कवर कर रहा, ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को स्पेस देना चाह रहा हूँ। उन लोगों को जो थोड़ा सा पहले इंटरेस्टेड नहीं थे प्रोग्रामिंग में और अभी थोड़ा इन कर रहे हैं खुद को, या वो लोग जो अपने दाएं बाएं दोस्तों को इन करना चाह रहे हैं, तो ताकि इन द मीन टाइम इसमें इन कर लें, ताकि उनको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और चीज़ें उनकी ज़ाया ना हो। सो दैट्स ऑल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इट्स टाइम टू से गुड बाय। सो अल्लाह हाफ़िज़।